आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे चारपेट की सेकंड फॉर्म ही पढ़ रहे थे। तो लिखो क्वेश्चन से लिखो उस पे लेट u इक्वल टू u x, y। अभी कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर दो, उसके बाद करा दूंगा। जब सीट 1 कराऊंगा उसके साथ करा दूं, ठीक है। हाँ, लेट u इक्वल टू u x, y बी द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन del u अपॉन del x del u अपॉन del y इक्वल टू xy passing through the points 0, 0, 1 and 0, 1, 1/2 in the x, y, z या u space. What is the value u minus 1, 1 is? इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है लास्ट। बस यहाँ पे क्या गिवन है, 2 कंडीशन एक्स्ट्रा गिवन। ये पॉइंट सी तो गिवन है या नहीं? ये लास्ट पॉइंट है 0, 0, 1 और ये पॉइंट से 0, 0, 1/2। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। चलो सॉल्व करो, मतलब सॉल्व करने वाले मैक्सिमम 5, 6, 7, 8 लोग होंगे मैक्सिमम। 0 ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में जो तुम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या गिवन है, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो P अपॉन एक्स इक्वल टू वाई अपॉन क्यू इक्वल टू क्या लेट करोगे, A। तो P की वैल्यू क्या मिलेगी, P इक्वल टू एक्स ए और Q इक्वल टू वाई ए। तो डी जेड इक्वल टू ए एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 अपॉन ए वाई डी वाई। इंटीग्रेशन जेड इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन ए वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस बी। इस सॉल्यूशन किस पॉइंट से पास हो रहा है, 0, 0 और 1। जेड इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 0, 0, तो बी इक्वल टू 0, 0, 1, तो बी इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। बी इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे 0, 0, 1 पुट कर दूं, 0, 1 और 1/2। तो यहां से सॉल्यूशन क्या मिलेगा, जेड की वैल्यू 1/2 इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0, 1 अपॉन 2a प्लस बी, और बी की वैल्यू क्या है, 1। तो यहां से सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, -1। a और b की वैल्यू पुट कर दो सॉल्यूशन में, तो z इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1। हमें किस पॉइंट पे वैल्यू पूछिए, z -1, तो यहां से सॉल्यूशन क्या मिलेगा, -1/2 -1/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। देखो अगर इतने इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो फिर सोचो अपने बारे में कि हमारी कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। यहां तक हो गया तो फिर वहां नहीं, तुम्हारी बात पर्टिकुलर सभी की बात नहीं कर रहा, जिन लोगों से सॉल्व नहीं हो रहे।
पर्टिकुलर किसी की भी बात नहीं कर रहा हूं कि कोई किसी भी स्टूडेंट के लिए, लेकिन जनरली सभी के लिए बोल रहा हूं कि अगर तुमसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो रहे ना, और यही क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गेट और नेट के अलावा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसी एग्जाम में ज्यादा पूछे नहीं जाते। जितने भी एग्जाम है उन सारे एग्जाम में, अगर बाकी जैसे सीएमआई हो गया, अगर वहां पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा जा रहा तो वो थ्योरेटिकल नहीं है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वो पूरा प्रूफ मांग रहे जो भी वो पूछना चाह रहे उस टॉपिक से। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां पूछे जा रहे हैं? सिर्फ नेट और गेट में, और जो भी पूछा जा रहा है ना इन्हीं कंसेप्ट से रिलेट हो रहे हैं। अब ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया मतलब लास्ट ईयर के, मैं उसे नहीं करा रहा हूं, यहां से पी की वैल्यू आई या नहीं आई, पी और क्यू इक्वल टू पी अपॉन एक्स इक्वल टू वाई अपॉन क्यू इक्वल टू ए। तो यहां से पी की वैल्यू तो नहीं, पी की वैल्यू फाइंड आउट की तो पी इक्वल टू एक्स इंटू ए और क्यू की वैल्यू वाई अपॉन ए। 4 ऑप्शन ऐसे फ्रेम कर दिए पी और क्यू के लिए। तो यहां हम वो तुमसे पूरा क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व करा रहे हैं, ऑप्शन में भी तो कुछ गिवन है या नहीं, ऑप्शन में जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग तुम कैलकुलेशन कर दो। समझ में आया या नहीं आया? अब देखो टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर फिर भी तुम्हें टफ लग रहा है तो इसका मतलब या तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, 2 ही ऑप्शन है, पढ़ नहीं रहे हो और पढ़ रहे हो तो तुम्हें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टफ नहीं लगनी चाहिए। जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक कंसेप्ट है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। जितनी पॉसिबिलिटी है वो सारी पॉसिबिलिटी के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं A to Z, कि ऐसे 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 क्वेश्चन रिलेट हो सकते हैं। तुम्हें बस ये माइंड में रहना चाहिए कि हम ऐसे, यहां पर ये पूछा जा रहा, यहां पर सिंगुलर सॉल्यूशन, यहां पर ये सॉल्यूशन, यहां पर जनरल सॉल्यूशन, या फिर पैरामीटर एलिमिनेट कर रहे हैं। 1 पैरामीटर की फैमिली है तो एनवेलप ऐसे फाइंड आउट कर रहे हैं, और कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अगर वो रिलेट भी करेंगे या क्वेश्चन रिपीट करेंगे, खुद देखो ना 15 और 16 के पेपर में, दोनों 15 के पेपर देख लो और ये पेपर देख लो जो 16 में हुआ। क्वेश्चन 16 के ठीक है डिफरेंट है, लेकिन 14 और 15 के पेपर के क्वेश्चन 50% रिपीट है। क्वेश्चन से डिजिटी तो चेंज हो रही है, क्वेश्चन ही तो रिपीट है, कंसेप्ट तो रिपीट है या नहीं। अगर वो हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक स्पेस चेंज कर दिया, एक्स वाई इक्वल टू ग्रेटर देन 0 इस टाइप से, या फिर पैराबोलिक सर्कल, या जो भी क्वेश्चंस हैं मैं लिख तो रहा हूं ना कि फर्स्ट ईयर में ये आ रहा, सेकंड ईयर में सेकंड टाइम ये कर रहे हैं और थर्ड टाइम इस क्वेश्चन में ये चेंज कर रहे हैं। तो यही तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर जनरली देखो, मैं जो सोचता हूं मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ऐसा हो सकता, वो बनाने के लिए तो कुछ भी बना दे। जो एग्जामिनर जिसके पास 40 या 30 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो क्वेश्चन तो कोई भी फ्रेम कर सकता, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसा ही फ्रेम करेगा ना जो तुमसे सॉल्व हो जाए। अगर वो बनाने एग्जामिनर क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन लिख रहा है, तो उसको ऐसे ही तो रिलेट करेगा जैसे तुमसे सॉल्व हो जाए। अदरवाइज तो कितना भी टफ क्वेश्चन रिलेट कर सकता है, तो वो अगर टफ क्वेश्चन बना भी रहे हैं तो वो तुमसे नहीं हो रहा तो किसी से भी सॉल्व नहीं होगा। उस क्वेश्चन का कोई इफेक्ट पड़ेगा रैंक पे? कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रैंक जितनी 90 पे जा रही है वो 90 से कम हो जाएगी। अगर स्कोर 90 के ऊपर जा रहा है तो ऊपर जीआरएफ मिल रहा है 90 पे, तो 90 से कम हो जाएगा स्कोर। उस क्वेश्चन का कोई वेटेज नहीं है। लेकिन अगर इजी क्वेश्चन छूट गए इस टॉपिक से ऐसे ऐसे, तो फिर क्वेश्चन इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मैं पूरा पीडीबी रिकॉल कराऊंगा एक स्टेप के कंसेप्ट के बाद कि हमने ये कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म की बात करता हूं। थर्ड फॉर्म यहां पर तो एक क्वेश्चन और लिख लो, घर पे सॉल्व कर लेना। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, घर पे सॉल्व कर लेना। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इक्वल टू एक्स प्लस वाई। लिखो केस थर्ड, एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0, एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0। तो एक्स वाई एब्सेंट है या नहीं? तो लिख दो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व एक्स एंड वाई। इन्वॉल्व एक्स एंड वाई, डज नॉट इन्वॉल्व एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा। एफ ऑफ Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS.
Click on the link to buy now. y की वैल्यू भी 0 होगी, तो 4 फिट एक्सिलरी इक्वेशन dx अपॉन एफ पी dy अपॉन एफ क्यू और dz अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड माइनस डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। अब यहां पे देखो एफ एफ पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स के रेस्पेक्ट में मिलेगा, एफ जेड के रेस्पेक्ट में मिलेगा। लास्ट ये तो 3 टर्म्स चेंज नहीं कर रहा हूं, इन्हें तो सेम लिख रहा हूं, डी एक्स अपॉन एफ ऑफ पी डी वाई अपॉन एफ ऑफ क्यू और डी जेड अपॉन पी एफ ऑफ पी क्यू एफ ऑफ क्यू इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन एफ एक्स की वैल्यू 0, तो p इंटू एफ ऑफ जेड माइनस डी क्यू क्यू इंटू एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड से एफ ऑफ जेड कैंसिल, अगर लास्ट 2 फ्रैक्शंस कंसीडर करते हैं, एफ ऑफ जेड से एफ ऑफ जेड कैंसिल। अगर यहां पर मैं एक रिलेशन मिलेगा या तो p इक्वल टू ए क्यू, यही तो बनेगा डी एक्स डी पी माइनस डी पी अपॉन पी इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन क्यू। माइनस से माइनस कैंसिल, इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग ऑफ पी इक्वल टू लॉग ऑफ क्यू प्लस लॉग ऑफ ए, तो डायरेक्ट लिख दूं p इक्वल टू ए क्यू, या तो p इक्वल टू ए क्यू मिलेगा या फिर सेकंड केस क्या बना सकते हो, q इक्वल टू ए क्यू ए पी, किसी भी केस से सॉल्व कर सकते हो। अब इसको मैं दो फॉर्म से सॉल्व कर रहा हूं, जैसे एक तो जनरल मेथड और एक सेकंड जो हम शॉर्टकट क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। एक अगर मैं p इक्वल टू ए क्यू गिवन है तो जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट कर सकता हूं। अगर मैं p इक्वल टू ए क्यू लेट करता हूं तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। अगर मैं पुट करूंगा तो यहां से एक रिलेशन मिलेगा एफ जेड, p की वैल्यू ए क्यू और q इक्वल टू 0। तो यहां से देखो q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड z मिलेगी या नहीं, q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड z, तो q इक्वल टू लिख सकता हूं q a कोमा z लिख सकता हूं या नहीं, q इक्वल टू q a कोमा z। अगर मैं q की वैल्यू q a कोमा z लिखता हूं तो p की वैल्यू क्या मिलेगी, p इक्वल टू a q कोमा z, p की वैल्यू। तो हम सॉल्व कर सकते हैं डी जेड इक्वल टू p a q a z इंटू डी एक्स प्लस q a कोमा z इंटू डी। अब यहां से इसकी वैल्यू अगर इसमें से q a z कॉमन लेते हो तो यहां से क्या बचेगा, डी जेड अपॉन क्यू ए जेड इक्वल टू ए डी एक्स प्लस डी वाई। इंटीग्रेशन करोगे तो कोई फाई फंक्शन मिलेगी ए जेड की, यहां पे इंटीग्रेशन करोगे तो ए एक्स प्लस बी वाई ए एक्स प्लस वाई प्लस बी। इस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो भी सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन की फॉर्म कुछ ये हो, ठीक है, नोट करो। क्या बोल रहे हो, q इक्वल टू ए क्यू जेड, यहां पे ये जेड ए क्यू की फंक्शन है। जब q की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो a और z की फॉर्म में फाइंड आउट करोगे, नहीं फाइंड आउट करो तो कुछ a और z की टर्म्स में मिलेगी सॉल्यूशन इक्वेशन जो मिलेगी। देखो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर देखो p की वैल्यू आई ए क्यू, तो मैं अगर इस इक्वेशन को गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करूंगा जेड ए क्यू इंटू क्यू मिलेगा। तो यहां पर जो ये फंक्शन लिखी हुई है जेड ए और क्यू में लिखी हुई है, जेड ए और क्यू में लिखी हुई है। अगर मैं यहां से क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करूं इस इक्वेशन से तो जो भी वैल्यू आएगी वो ए और जेड में आएगी या नहीं आएगी, ए और जेड में आएगी।
मैंने Q की वैल्यू कैपिटल Q A कोमा Z में लिख दिया, यही तो लिखा है या नहीं। अब यहां से देखो, अगर मेरे पास Q की वैल्यू ये है तो Q की वैल्यू यहां पे पुट कर सकता हूं, यहां पे पुट करूंगा Q की वैल्यू, तो A इंटू Q A कोमा Z आएगा नहीं। अब ये वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी और यहां पे पुट कर दी, सॉल्व करा तो ये आएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो वहां पर जो इक्वेशन आ रही थी z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस टाइप की इक्वेशन मिल रही थी या नहीं मिल रही थी। यहां पर सेपरेट कोई z की फंक्शन z तो नहीं मिल रहा, z की ये फंक्शन है फाई a कोमा z की, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे तो नहीं है कि z इक्वल टू लिख दूं मैं कुछ, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस समथिंग कोई फंक्शन एक्सप्रेस कर दूं, नहीं कर पा रहा हूं ना। तो इसलिए मैं यहां पर सिंगुलर सॉल्यूशन का कोई केस डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, और वैसे एक बात बोल देता हूं, यहां पर सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही केस हो सकते हैं। तो जो मेरे पर्टिकुलर दो केसेस थे फर्स्ट और सेकंड, उनमें सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यहां पर सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसा हो सकता है एग्जिस्ट भी करें और ऐसा भी हो सकता है नहीं भी एग्जिस्ट करें। ठीक है, दोनों ही केस पॉसिबल है। ठीक है, तो अब एग्जाम में हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, उसकी बात करता हूं। ये तो एक प्रॉपर मेथड है कि ऐसे हम प्रॉपर जो अभी तक कैलकुलेशन करके आए हैं वो यहां तक नोट किया, रब कर दूं ये। आपने हाँ या ना कुछ भी नहीं बोला, एक बार मैंने 2 बार पूछा। नहीं, मुझे यहां से यूज करना। तो वहां पर z गिवन था दोनों ही केस में, z इक्वल टू, पहले केस में भी और सेकंड केस में भी। फर्स्ट केस में जब सॉल्यूशन फाइंड आउट किया तो z इक्वल टू हमें मिला ए एक्स प्लस फाइव ऑफ ए वाई प्लस बी। सेकंड केस में सॉल्यूशन मिलेगा हमें फाइव वन एक्स कोमा ए प्लस फाइव टू वाई कोमा ए प्लस बी। लेकिन थर्ड केस में जब सॉल्यूशन मिला तो z ए कोमा वाई, z कोमा ए इक्वल टू, यहां पे सॉल्यूशन क्या मिला, ए एक्स प्लस वाई प्लस बी। यहां पे z गिवन है क्या, z की कोई फंक्शन गिवन है, लेकिन z के अगर एग्जैक्ट z गिवन होता तो पार्शियल डेरिवेटिव कर देते, अभी तो z ही गिवन नहीं। ठीक है, अब देखो थर्ड, अगर मैं इसका सेकंड मेथड अप्लाई करता हूं तो हमें ऐसा भी तो गिवन है p इक्वल टू ए क्यू और q इक्वल टू ए पी। यहां से ये दोनों के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, चाहे तो p और q की फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो या p इक्वल टू ए क्यू की फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर जब सॉल्यूशन लिख सॉल्यूशन लिखोगे तो कुछ ऐसा लिखोगे ना कि डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस ए पी इंटू डी वाई। यहां से p कॉमन ले सकता हूं, अगर मैं p कॉमन लेता हूं तो डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस ए डी वाई, पी डी एक्स प्लस ए डी वाई। अब यहां से देखो, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं या फिर इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूं, अगर u लेट कर लूं, u इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई, तो ये इसका डेरिवेटिव है या नहीं है, u का डेरिवेटिव है, तो इसकी जगह u रिप्लेस कर सकता हूं डी जेड इक्वल टू पी डी ऑफ यू। तो डी जेड अपॉन डी यू इक्वल टू क्या मिला, p। डी जेड इक्वल टू क्या मिला, डी जेड डी यू इक्वल टू पी। तो q इक्वल टू क्या मिलेगा, q इक्वल टू मिलेगा a डी जेड अपॉन डी यू। हमें अगर हम इस थर्ड पर्टिकुलर फॉर्म को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें u इक्वल टू क्या मिल रहा, x u। अगर हम u इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई लेट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है p इक्वल टू डी जेड अपॉन डी यू और q इक्वल टू a डी जेड अपॉन डी यू। यही तो लेट कर रहे हैं या नहीं। तो इसका पर्टिकुलर फॉर्म जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहां से सॉल्व करो। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live?
Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. कि P D Z P Q इक्वल टू 0 गिवन है, यानी कि थर्ड केस में P को किससे रिप्लेस कर दोगे? dz अपॉन du से, और Q को किससे रिप्लेस कर दोगे? A dz अपॉन du से। तो यहां से जब रिप्लेस करोगे तो फंक्शन z और P Q इक्वल टू 0 गिवन होगा, तो इसको P को रिप्लेस कर रहा हूं dz अपॉन du और Q को रिप्लेस कर रहा हूं A dz अपॉन du इक्वल टू 0, वेहर u इक्वल टू x प्लस ए वाई। यानी कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पर्टिकुलर इस केस को अप्लाई करोगे, अपने आप ही क्वेश्चन की कैलकुलेशन जो हम 4 पिट मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। अब देखो, कुछ ये भी तो बोल सकते हैं सर इसे भी तो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं P इक्वल टू ए क्यू, तो यहां पर इतना चेंज होगा कि P इक्वल टू आएगा ए डी जेड अपॉन डी यू और Q इक्वल टू आएगा डी जेड अपॉन डी यू और U इक्वल टू आएगा ए एक्स प्लस वाई। इतना चेंज होगा। समझ में आगे नहीं आगे? तो क्वेश्चन लिख रहा हूं इस पे, लिखो जेड स्क्वायर फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल जेड स्क्वायर मत लिखना, जेड लिखना, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं पहले। जेड इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जेड इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। जेड इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो इसी क्वेश्चंस को इंटीग्रल सरफेस से नॉन लीनियर इक्वेशन है, नॉन लीनियर इक्वेशन का भी हम इंटीग्रल सरफेस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस या जो जैसे बीएचयू लेवल, एमएससी लेवल की बात कर रहा हूं, जो एमएससी पे क्वेश्चंस पूछे गए, ये क्वेश्चन वहां पूछा गया। ये ड्यू का एग्जाम हुआ, ड्यू एमएससी एंट्रेंस का, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि अगर मैं इन क्वेश्चनों को छोड़ देता हूं ना, तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन है अगर एग्जाम्पल चेंज करता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल और उठाता हूं, तो उनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एग्जाम के क्वेश्चनों को तो रिलेट कर रहे हो, यहां पर बस इंटीग्रल सरफेस चेंज कर देंगे, क्वेश्चन चेंज हो गए। बाउंड्री कंडीशन जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, वहां पे बाउंड्री कंडीशन चेंज कर दो, क्वेश्चन चेंज हो जाता नहीं हो जाता। ऐसे यहां पे इंटीग्रल सरफेस चेंज कर दो। तो यहां पे अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पर्टिकुलर फॉर्म है थर्ड, यानी एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0। तो हम जेड को किससे, पी को किससे रिप्लेस करोगे? डी जेड अपॉन डी यू से। तो क्वेश्चन में अप्लाई किया जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन डी यू होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी यू होल स्क्वायर। यही तो रिप्लेस करना है या नहीं? अब यहां से अगर डी जेड अपॉन डी यू कॉमन लेता हूं तो यहां से क्या आएगा? जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन डी यू होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से डी जेड अपॉन डी यू इक्वल टू लिख सकता हूं अंडर रूट जेड अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस ये वैल्यू अंडर ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा तो अंडर रूट जेड अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर मिलेगा नहीं मिलेगा। अब यहां से इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो यहां से प्लस माइनस अंडर रूट जेड डी जेड अपॉन अंडर रूट मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर डी जेड अपॉन अंडर रूट जेड इक्वल टू डी यू लिख सकता हूं, वेरिएबल सेपरेबल। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जेड की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन जेड की पावर 1/2 अपॉन 1/2। तो डायरेक्ट लिख दूं प्लस माइनस ट्वाइस अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट जेड इक्वल टू यू प्लस सी। अब यहां से देखो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट जेड इक्वल टू एक्स प्लस यू की वैल्यू क्या होती है? एक्स प्लस ए वाई। तो एक्स प्लस ए वाई प्लस सी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 4 1 प्लस ए स्क्वायर
जेड इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल आया नहीं है। चाहे तो वो 4 पिट इक्वेशन से 4 पिट एक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो। तो तुम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें डायरेक्ट पुट करोगे, पुट करके कैलकुलेशन रिड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है। वो जितनी हमारी कैलकुलेशन थी वो सारी कैलकुलेशन रिड्यूस होगी। समझ में आगे नहीं आगे। अब इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। पैरामीटर तो अभी भी 2 हैं या नहीं है। तो अगर मैं इसे एफ कंसीडर करता हूं, ये तो रफ कर दूं, सिंगुलर सॉल्यूशन अगर f इक्वल टू मान लेता हूं, f इक्वल टू 4 1 प्लस ए स्क्वायर जेड माइनस एक्स प्लस ए वाई प्लस सी होल स्क्वायर। तो डेल एफ अपॉन डेल ए, डेल एफ अपॉन डेल ए करोगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 8 ए जेड माइनस वाई एक्स प्लस ए वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। इंटू 2। हाँ इसका नहीं है, ठीक है ना। डेल एफ अपॉन डेल ए, ठीक है। अगर मैं डेल एफ अपॉन डेल सी करता हूं तो डेल एफ अपॉन डेल सी इक्वल टू यहां से मिलेगा ये टर्म तो 0, इसका आएगा माइनस 2x प्लस ए वाई प्लस सी और सी का क्या जाएगा 1 इक्वल टू 0। यहां से क्या मिला एक्स ए प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं, यहां पे 0 पुट कर दूं तो यहां से क्या मिलेगा ए जेड इक्वल टू 0। ए तो 0 नहीं है, ए तो 0 नहीं है। अगर ए 0 हो गया तो ये इक्वेशन जो हमने यहां पर ए लेट पुट किया है वो इक्वेशन ही सॉल्व नहीं होगी। ये तो नॉन जीरो था तभी तो ये ए सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये 0 कब होगा, जब z 0 होगा। तो इंप्लाइज z इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0 है तो z इक्वल टू 0। इसका क्या मिला, सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन में जब भी पूछा गया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिंगुलर सॉल्यूशन पूछा गया z इक्वल टू 0, फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो z इक्वल टू 0 इसका कैसा सॉल्यूशन है, सिंगुलर सॉल्यूशन। अब क्या बोल रहे हो, नहीं क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन लिखो, P1 प्लस Q इक्वल टू QZ। P1 प्लस Q इक्वल टू QZ।
आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। चलो गया। सॉल्व हो गया। अब देखो मैं भी सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे p की वैल्यू क्या आएगी, dz अपॉन du। अपने अगर क्वेश्चन किसी से सॉल्व नहीं हुआ तो देख लेना, dz अपॉन du 1 प्लस a dz अपॉन du इक्वल टू q a dz अपॉन du इंटू z। अब यहां से देखो dz अपॉन du कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से क्या आएगा, dz अपॉन du इक्वल टू एक तो 0 आएगा और z इक्वल टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट। z इक्वल टू क्या मिलेगा, कांस्टेंट। अगर z इक्वल टू कांस्टेंट भी तो सॉल्यूशन है इसका, सेटिस्फाई कर लो। p इक्वल टू 0 और q इक्वल टू 0, कांस्टेंट सॉल्यूशन है तो सही है। लेकिन हमें एक सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूं कि अगर ये सेकंड पार्ट 0 हो गया तो यहां से 1 प्लस a dz अपॉन du इक्वल टू क्या मिलेगा, az। तो यहां से a dz अपॉन du इक्वल टू az माइनस 1 और az अपॉन az माइनस 1 इक्वल टू du इंटू a। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो log az माइनस 1 u प्लस c, और यहां पे देख लो log az माइनस 1 इक्वल टू x प्लस ay प्लस c। log az माइनस 1 इक्वल टू x प्लस ay प्लस c। देखो ना, ये जब हमने इस इक्वेशन की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करे थे तो ये इक्वेशन मिली थी या नहीं मिली थी? ये तुम्हें होमवर्क दिया था या क्लास में करवाया था? इसमें से नोट्स में देख लो, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का सबसे लास्ट एग्जाम्पल यही है, सबसे लास्ट एग्जाम्पल ये है। और इसको जब ए और बी को एलिमिनेट करते थे ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। देख लो नोट्स में लिखा हुआ, ठीक है। अगर तुम्हें ये चीज समझ में आई तो लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं इसी फॉर्म का, इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। नोट क्या नहीं किया, लिखो फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल find the complete integral of the partial differential equation p square z square plus q square equal to 1। p square z square plus q square equal to 1। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एकदम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इंटीग्रेशन की फॉर्म आएगी ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो इंटीग्रेशन ही याद नहीं होगा, है या नहीं है? यानी कि लास्ट क्लास में मैंने बोला भी था हमारे बेसिक स्ट्रांग नहीं है, बोले थे, बोला था नहीं बोला था ये स्टेटमेंट?
समझ में आ गया? तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला था एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए। टू होता है, ए होता, देख लेने हैं टू या ए है, टू है, कुछ नहीं होता, तो मैंने गलत लिख दिया होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो क्वेश्चन ये प्रॉब्लम है हमारी कि हमें फॉर्मूले याद नहीं, बाकी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब लिखो, अब हेडिंग डालो फोर्थ फॉर्म, केस 4 कैलकुलेट्स इक्वेशन। लास्ट कैलकुलेट्स इक्वेशन में लिखो ए फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई एफ पी कोमा क्यू इज कॉल्ड कैलकुलेट्स इक्वेशन। यानी कि जब हमें ये पर्टिकुलर फॉर्म गिवन है तो हम इस पर्टिकुलर फॉर्म को क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट्स इक्वेशन। और हमें इसका सॉल्यूशन भी मालूम है, p इक्वल टू ए और q इक्वल टू बी। लेकिन सॉल्व करते हैं, dz इक्वल टू एफ ऑफ पी। तुम्हें मालूम है मैंने सारे क्वेश्चंस में हमेशा 4 पिट एक्जुअल इक्वेशन लिखी है। मैंने पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन लिखा है, ऐसा नहीं कि मैं उसे मतलब लिखे बिना ही उसे सॉल्व कर सकता था क्वेश्चन। लेकिन क्यों लिख रहा हूं, उसका रीजन ये है कि तुम्हें वो जितनी बार लिखोगे ना इतनी बार याद हो जाएगी। और वैसे ही देखना 5 दिन बाद तुम्हें ये 4 पिट एक्जुअल इक्वेशन ही याद नहीं रहेगी। देख लेना खुद 5 दिन बाद, 5 या 10 दिन बाद, जैसे मैं नेक्स्ट टॉपिक पर जाऊंगा तुम्हें 4 पिट एक्जुअल इक्वेशन भूल जाओगे, क्योंकि तुम रिकॉल ही नहीं करोगे। ठीक है, लिखो dx अपॉन एफ पी, dy अपॉन एफ क्यू, dz अपॉन पी एफ ऑफ पी क्यू एफ ऑफ क्यू इक्वल टू माइनस dp अपॉन एफ एक्स प्लस एफ जेड अब माइनस dq अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। अब यहां पे फंक्शन p q x y z सब कुछ गिवन है। अगर मैं यहां पे पुट करता हूं एफ एक्स की वैल्यू, यहां पे माइनस dp अपॉन एफ एक्स फाइंड आउट करोगे। अगर मैं इसे f मान लूं, f इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू माइनस जेड। अगर मैं इसको एफ एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं तो p मिलेगा, और z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो 1 आएगी। और यहां से माइनस dp करोगे तो माइनस क्यू आएगी। q से q कैंसिल, p से p कैंसिल। अब यहां से जब इसको सॉल्व करोगे कि इस फ्रैक्शंस को किसी के भी साथ सॉल्व करोगे तो एक तो p इक्वल टू a आएगा और एक सेकंड q इक्वल टू b आएगा। अब क्वेश्चन ये है तुम लोगों से कि p इक्वल टू a आ गया तो हम तो इस सॉल्यूशन को गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ सॉल्व करते थे, नहीं सॉल्व करते थे? सॉल्व करते थे और वहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। जब हम यहां p इक्वल टू a पुट करोगे ना तो q की वैल्यू सेपरेट नहीं हो पाती है। जब p की वैल्यू पुट करते हैं तो सेपरेट नहीं हो पाती है इन टर्म्स ऑफ x y z और a की फॉर्म में। तो हम क्या कर रहे हैं कि p इक्वल टू a भी लेट कर लेते हैं और q इक्वल टू b भी लेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या गिवन है, एक आर्बिट्ररी फंक्शन गिवन है। कोई भी रिलेशन हो सकता है p और q में, तो आर्बिट्ररी फंक्शंस गिवन है। तो मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो z इक्वल टू पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूं, dz इक्वल टू p dx प्लस q dy। तो dz इक्वल टू p की वैल्यू a, dx प्लस q की वैल्यू
Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. To B dy dz इक्वल टू ए डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो यहां से सॉल्व करोगे तो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एक कांस्टेंट आएगा c। लेकिन कंप्लीट, वैसे तो ये कंप्लीट इंटीग्रल है या नहीं है, लेकिन कंप्लीट इंटीग्रल में कभी भी 3 आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आते। ये तो ये जानते हो नहीं जानते हो, कंप्लीट इंटीग्रल में कभी भी 3 इंटीग्रल नहीं आएंगे, 3 कांस्टेंट नहीं आएंगे। अगर 3 कांस्टेंट नहीं आएंगे तो c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहां पर z की वैल्यू ये है, मैं z की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करता हूं और p की और q की वैल्यू पुट करता हूं। तो मैंने यहां पर z की वैल्यू पुट करी ax प्लस बी वाई प्लस सी और p की वैल्यू ax प्लस बी वाई प्लस एफ ए बी। तो ax से ax कैंसिल, बी वाई से बी वाई कैंसिल, तो c की वैल्यू क्या मिली, एफ ऑफ ए बी। अगर एफ ऑफ ए बी मिल रही है तो z का जो सॉल्यूशन होगा z इक्वल टू क्या मिलेगा, ax प्लस बी वाई प्लस एफ ए कोमा बी, एफ ए कोमा बी। और यहां पर सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते। हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, इसी फॉर्म से रिलेट किए गए कि हमने किसकी हेल्प से सॉल्व किए, क्लेडिस इक्वेशन से उसका जनरल कंप्लीट इंटीग्रल लिखा और कंप्लीट इंटीग्रल से ए और बी को एलिमिनेट किया, ए और बी को एलिमिनेट किया और एलिमिनेट करने के बाद में सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। यही तो कर रहे हैं या नहीं? तो इस पे क्वेश्चन लिखो। क्या बोल रहे हो? नहीं, अभी नहीं कह सकते हो क्योंकि अभी भी फंक्शन है ना। अब लिखो, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस log pq। find the partial differential equation z equal to px plus qy plus log pq। तो कंप्लीट इंटीग्रल तो तुरंत फाइंड आउट कर लोगे। p को किससे रिप्लेस करोगे, a से, और q को किससे रिप्लेस करोगे, b से। तो फाइंड सिंगुलर इंटीग्रल। अब कंप्लीट इंटीग्रल आ गया तुम्हारे सामने, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लॉग ए बी। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना, सिंगुलर इंटीग्रल। तो सिंगुलर इंटीग्रल के लिए क्या करोगे, एक f कंसीडर करोगे और a और b को एलिमिनेट कर दोगे। तो f इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लॉग ए बी माइनस z। ए और बी को एलिमिनेट करना, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू ए और पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बी। देखो डेल एफ अपॉन डेल ए करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, एक्स, और यहां से मिलेगा बी अपॉन ए बी। बी से बी कैंसिल,
इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से x इक्वल टू -1/a, तो a इक्वल टू मिलेगा -1/x, डेल f अपॉन डेल b इक्वल टू y प्लस लॉग a अपॉन ab, a से a कैंसिल इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट लिख दूं b इक्वल टू -1/x -1/y। ये a और b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, a और b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो z इक्वल टू क्या मिलेगा, -x, a की वैल्यू -1, और यहां से इसकी वैल्यू पुट करोगे तो -1 प्लस लॉग xy, सॉरी माइनस प्लस xy। अब ये क्या आ गया, इसे लिख सकता हूं -2 और माइनस लॉग xy, माइनस भी तो लिख सकता हूं या नहीं। देखो जैसे यहां पे हल्का सा चेंज किया, हमारा आंसर आया -2 प्लस लॉग 1/√xy। मुझसे एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, मेरा सर्कल की रेडियस आई 2, जैसे मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया रेडियस का, तो क्वेश्चन रेडियस आई 2, ऑप्शन क्या लिखे हुए थे, √1, √2, √3 और √4। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और सॉल्व करने के बाद में ये समझ नहीं आ रहा कि √4 का मीनिंग 2 होता। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक कॉमन होती है, ऐसी कॉमन मिस्टेक होती है कि हमारा सॉल्यूशन ये आ रहा है लेकिन हम सॉल्यूशन की फॉर्म डिफरेंट लिखी हुई है। समझ में आया नहीं आया? तो ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जैसे इस क्वेश्चन में करना। रब कर दूं, अब सेकंड क्वेश्चन लिखो। The complete integral of 6z pq equal to 3p square 3p की पावर 3 प्लस 2x क्यूब प्लस 2q स्क्वायर 2q क्यूब प्लस 3y क्यूब। फर्स्ट ऑप्शन z इक्वल टू ax प्लस by प्लस 2/3 a की पावर 4 प्लस 3/2 b की पावर 4। सेकेंड ऑप्शन z इक्वल टू ax प्लस by प्लस 3/2 a की पावर 4 प्लस 2/3 b की पावर 4। थर्ड ऑप्शन z इक्वल टू ax प्लस by प्लस 2/3 a की पावर 4/b प्लस 3/2 b की पावर 4/a। और फोर्थ ऑप्शन z इक्वल टू ax प्लस by प्लस 3/2 a की पावर 4/b प्लस 2/3 b की पावर 4/a। थ्री वाई क्यू। अब ठीक है, कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ
यहाँ पे P। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. 3yp। हाँ अब ठीक, इसका मतलब तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया। देखो ऑप्शन से ही देख लो ना, अगर पर्टिकुलर फॉर्म गिवन है तो किसकी फॉर्म गिवन है? कैलकुलेट्स इक्वेशन गिवन है। तो यहां पर जो भी सॉल्यूशन लिखा हुआ है ax प्लस by की फॉर्म में गिवन है। तो क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट करो जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाए? कैलकुलेट्स इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो किससे डिवाइड कर दो? 6pq से। z इक्वल टू क्या लिखोगे? 6pq से डिवाइड कर दो, कोई एक इक्वेशन मिलेगी। डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद जो भी इक्वेशन मिलेगी वो कैलकुलेट्स इक्वेशन में कन्वर्ट होनी चाहिए। डी ये तो सभी से सॉल्व होना चाहिए, नहीं सॉल्व हो गया? सॉल्व हो गया? नहीं हाँ या ना तो बोला करो, नहीं हुआ तो मैं सॉल्व कर दूंगा। एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो सॉल्व होना चाहिए। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कैलकुलेशन भी नहीं, मतलब कैलकुलेशन भी नहीं है, बस डिवाइड करके टर्म्स को शिफ्ट करना। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म बनाना, सेकंड लास्ट जो लास्ट टर्म है उसे सेकंड टर्म बनाना, और बाकी की पी और क्यू की टर्म सेपरेट कर देनी है। यही तो करना है या नहीं? अभी भी सॉल्व नहीं हुआ? चलो सॉल्व ही करूं, कर लोगे? तो आंसर क्या है? फोर्थ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ जेड जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस 2p माइनस 3q। देखो द कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस 2p माइनस 3q पासिंग थ्रू द 4 पॉइंट्स गिवन है 2 माइनस 3 0 माइनस 2 3 0 माइनस 2 माइनस 3 0 2 3 0। टू थ्री जीरो सभी से सॉल्व हो गया। आंसर 4 सॉल्व हो गया। नहीं, यहां पे सिर्फ क्लैरिटी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 2a माइनस 3q। अब पॉइंट पुट कर दो, z की वैल्यू 0, वैसे चेक कर लो ना ये 0 0 कब होगा? जब a की वैल्यू क्या आ जाए 2, सॉरी x की वैल्यू क्या आ जाए 2 और y की वैल्यू 3, टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी या नहीं? तो z की वैल्यू क्या आएगी 0, एक ही तो ऑप्शन है 2 3 0। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे। यहां से जब भी रिलेट होगा एग्जाम में क्वेश्चन वो सिंगुलर सॉल्यूशन से रिलेट होगा, ध्यान रखना। यहां से जब भी क्वेश्चन रिलेट होगा वो सिंगुलर सॉल्यूशन से रिलेट हो जाएगी। अब देखो जब हमने 4 फिट ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करी तो हमने कहां से शुरुआत करी? कंपैटिबल सिस्टम से। ठीक है, कंपैटिबल सिस्टम से शुरुआत करते हैं। तो नेक्स्ट
मेरे पास है चारपिट इक्वेशन, चारपिट एक्जुअल इक्वेशन। चारपिट एक्जुअल इक्वेशन से मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूं। तो फर्स्ट टाइम में जब क्वेश्चन पूछा गया तो वो चारपिट एक्जुअल इक्वेशन से रिलेट हुआ, ठीक है। जो उसके चार ऑप्शन डिफाइन किए गए, वहां पर सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन के कंप्लीट इंटीग्रल या पर्टिकुलर इंटीग्रल, इनके बारे में चार ऑप्शन रिलेट कर दिए गए, ठीक है। सेकंड टाइम जो क्वेश्चन रिलेट हुआ तो एग्जामिनर ने जो भी क्वेश्चन रिलेट किया पी क्यू की फॉर्म से रिलेट किया, पी क्यू। सेकेंड टाइम पी क्यू से भी रिलेट किया और एक्स वाई पी क्यू से रिलेट किया, यानी कि दो क्वेश्चन रिलेट किए नॉन लीनियर इक्वेशन से। नॉन लीनियर से रिलेट किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन को रिलेट किया जो हमारे पास थर्ड फॉर्म है उससे रिलेट किया। और जो 15 के पेपर हैं वहां पर देखो जो भी क्वेश्चन उन्होंने रिलेट किए हैं वो क्लियरेट्स इक्वेशन से रिलेट किए। सॉल्यूशन उसी का तो पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे, यानी कि पहले जो पूछ लिया उसको रिलेट नहीं किया, उससे क्वेश्चन रिलेट नहीं हो रहा, वहां से आगे टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नहीं पूछा जा रहा। देख लो पैटर्न, जो पेपर्स के पैटर्न है वहां पर देखो क्या सीक्वेंस बन रही है। और उसके बाद यहां के बाद फिर उन्होंने जो क्वेश्चंस 4.75 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे वो नॉन लीनियर के लिए इंटीग्रल सरफेस से रिलेट करे, 3 क्वेश्चन उससे पूछे गए। फिर वहां से आगे जो 15 का दिसंबर का पेपर है वहां पे कैरेक्टरिस्टिक कर्व, नॉन लीनियर इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक कर्व, वहां पे जो 15 का पेपर है उसमें भी और जो लास्ट पेपर गया ना उसमें भी, दोनों में नॉन लीनियर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व का डिस्कशन हुआ, यही तो पूछा गया। अब देखो यहां पे जनरली अभी तक जो मैं लास्ट फॉर्म करवा रहा हूं, रिड्यूसिबल टू, लिखो हेडिंग डालो, रिड्यूसिबल टू एफ पी क्यू इक्वल टू 0, एफ पी क्यू इक्वल टू 0, रिड्यूसिबल टू एफ पी क्यू इक्वल टू 0। यहां से कोई भी क्वेश्चन अभी तक रिलेट नहीं हुआ, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, रिड्यूसिबल टू एफ पी क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। अब पहले तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ कि अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम्पल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका सॉल्यूशन तो फाइंड आउट कर लोगे। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो पहले, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, एक लाइन में सॉल्यूशन आ जाएगा, लिखो। सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया होगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस सी, ये इसका आंसर है। सभी से सॉल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व हो गया नहीं। अब मैंने पहले ये क्वेश्चन क्यों लिखा, बाकी के 2 क्वेश्चन लिखूंगा जिसमें से एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, जिसका आंसर यही होगा, ठीक है। लिखो एग्जाम्पल पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू जेड, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू जेड। अब यहां से देखो जेड से डिवाइड कर सकता हूं, अगर मैं जेड से डिवाइड करता हूं तो यहां पर क्या मिलेगा, पी एक्स अपॉन जेड और डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर। अगर मैं जेड से डिवाइड करता हूं तो एक्स अपॉन जेड, पी को मैं लिख सकता हूं डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 1, लिख सकता हूं या नहीं। अब यहां से देखो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, डेल जेड अपॉन अंडर रूट जेड का होल स्क्वायर, इसको जो फर्स्ट टर्म है इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, डेल जेड अपॉन अंडर रूट जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। इसका मीनिंग भी तो यही है या नहीं है, प्लस इसे मैं लिख सकता हूं डेल जेड अपॉन अंडर रूट जेड होल स्क्वायर और डेल वाई अपॉन अंडर रूट वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 1, लिख सकता हूं। अगर मैं लेट करूं थोड़ी देर के लिए कि मैंने लेट किया डेल जेड अपॉन अंडर रूट जेड इक्वल टू कैपिटल डेल जेड, कैपिटल डेल जेड और डेल एक्स स्मॉल एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू
डेल कैपिटल एक्स और डेल y अपॉन अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई इक्वल टू यहां पे लिखता हूं कैपिटल y। तो यहां से ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, डेल z अपॉन डेल x होल स्क्वायर प्लस ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, डेल z अपॉन डेल y होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या लिखा हुआ, पी स्क्वायर कैपिटल पी स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ, कैपिटल क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1। और इसका सॉल्यूशन अभी हमने फाइंड आउट किया। इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन आएगा मेरे पास z कैपिटल Z इक्वल टू a कैपिटल x प्लस 1 माइनस a स्क्वायर कैपिटल Y और प्लस c। इसका सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे कैपिटल x y z की वैल्यू भी तो रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो यहां से अगर इसका इंटीग्रेशन करते हो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 2 अंडर रूट z इक्वल टू कैपिटल Z। यहां पे इसका इंटीग्रेशन करते हो तो 2 अंडर रूट कैपिटल x सॉरी स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल x और इसकी वैल्यू ट्वाइस अंडर रूट y इक्वल टू कैपिटल Y। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो। अगर वैल्यू पुट करते हो तो ट्वाइस अंडर रूट z इक्वल टू 2a अंडर रूट x प्लस 1 माइनस a स्क्वायर 2 अंडर रूट y प्लस c। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो इक्वेशन क्या मिलेगी, dz अंडर रूट z इक्वल टू a अंडर रूट x अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर अंडर रूट y प्लस c। क्या पार्शियल डेरिवेटिव जब करते हैं तो पार्शियल इंटीग्रेशन भी करते हैं ना, तो उसमें कांस्टेंट नहीं आएगा। और कांस्टेंट ऐड भी करोगे तो यहां पे एक कांस्टेंट ले लेता हूं z1, यहां पे भी एक कांस्टेंट ले लेता हूं, यहां पे भी एक कांस्टेंट ले लेता हूं। यहां पे पुट करोगे अंडर रूट z प्लस कोई कांस्टेंट, यहां पे अंडर रूट कोई कांस्टेंट ऐड करोगे तो कोई कांस्टेंट प्लस यहां पे भी कोई कांस्टेंट आएगा नहीं आएगा। इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट का सम फिर से एक न्यू कांस्टेंट c1 आएगा नहीं आएगा। तो उसे ऐड करो या नहीं करो, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसको, वैसे याद रखना कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, जब एग्जेक्ट करते हैं तो कांस्टेंट ऐड करते हैं। जब फंक्शंस की भी होती है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर्बिट्रेरी फंक्शंस ऐड करते हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं लेट करते। जब पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं, जब कोई भी कांस्टेंट ऐड नहीं करते। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया नहीं आ गया। बेसिकली तो यही क्वेश्चन है या नहीं है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। अब सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें दे रहा हूं सॉल्व करना, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। लॉग में आंसर शायद
सॉल्व हो गया? सेम क्वेश्चन था या नहीं? आंसर बताओ, आंसर लिखे देता हूं, मैच कर लेना। आंसर है log z इक्वल टू a log x प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर log y प्लस log b। उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया था z इक्वल टू b x की पावर a y की पावर अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। यही तो आंसर है इसका, x की पावर a y की पावर अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। इस फॉर्म में भी तो आंसर लिख सकते हो या नहीं? रब कर दो ये। सॉल्व तो नहीं करना ना? सॉल्व करना है या नहीं? ट्राई नहीं होता फिर। लिखो Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.